फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं यूपी पी टेट की ऑनलाइन क्लासेस। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का आज हम अध्ययन करेंगे और ये हमारी पहली क्लास है। और अगर हम इसमें बात करें तो हम इसमें प्रयास करेंगे कि सभी जो पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में वो हम कंप्लीट कर सकें। सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो है युयुत्सा। युयुत्सा है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कल्पना, या ये कल्पना है, या संवेग है, या मूल प्रवृत्ति है। इसके बारे में हमारे से प्रश्न पूछा गया है। अगर हम सबसे पहले अपने कल्पना की बात करें तो युयुत्सा कल्पना तो नहीं हो सकती है। हाँ, युयुत्सा एक प्रकार की मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। मैकडूगल्स महोदय ने पुस्तक आउट ऑफ लाइन आउट लाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। उसमें एक जो प्रवृत्ति है वो युयुत्सा भी आती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है मूल प्रवृत्तियाँ। क्या हो जाता है इसका सही आंसर? मूल प्रवृत्तियाँ। अगर हम आगे की बात करें, अगला प्रश्न लेते हैं। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व इस प्रश्न के अंतर्गत हमसे पूछे गए हैं। तो अगर हम शारीरिक तत्वों की बात करें तो शारीरिक तत्व वे तत्व हैं जो आर्थिक और वंशानुगत तत्व भी सामाजिक विकास पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन सामाजिक परिवेश तत्व सामाजिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। इसका मतलब है, इसमें प्रश्न में पूछा गया है सामाजिक विकास के बारे में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, यानी कि वे तत्व जो सामाजिक परिवेश में आते हैं वे तत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा तत्व होगा? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे सवाल की अगर हम बात करें तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? शारीरिक विकास का प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख तत्व या एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? ये प्रश्न में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वह है द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, और चौथा विकल्प है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो अगर हम बात करें, द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की क्षमता, गुण और विशेषताएं प्रकट होती हैं। तो शारीरिक विकास के बारे में बात हो रही है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है फर्स्ट। आंसर हो जाता है इसका फर्स्ट। आंसर हो जाता है फर्स्ट, द्रुतगामी विकास का नियम। द्रुतगामी विकास के नियम के अनुसार यह शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रश्न में विकास के सिद्धांत दिए हुए हैं और इनमें से हमें छांटना है कि कौन सा विकास का नियम नहीं है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, तो परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है वो तो विकास का नियम है। निरंतर विकास का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत है। और अगर हम अगले की बात करें, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये क्या हो जाता है? ये नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव, यानी कि इस सवाल का उत्तर ये हो जाता है। अब अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आता है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन ये कह रहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया?
यह कथन, यह सीधा सीधा प्रश्न है और यह कथन एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं हरलॉक। कौन से मनोवैज्ञानिक हुए हैं? हरलॉक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने यह अपना जो स्टेटमेंट है वो दिया है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो ये प्रश्न भी क्लियर होता है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें अगला प्रश्न आ जाता है कि कोहलबर्ग जो हैं, कोहलबर्ग अपने प्रयोगों से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, जो कोहलबर्ग वैज्ञानिक हैं वे अपने प्रयोगों से क्या सिद्ध करना चाहते थे कि जो ये अधिगम है ये क्या है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि जानवरों के में मनुष्य से श्रेष्ठ है। जानवर मनुष्य से श्रेष्ठ हैं? नहीं, जानवर मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं है, ये नहीं सिद्ध करना चाह रहे थे। ये एक स्वतंत्र क्रिया है? नहीं, यह एक स्वतंत्र क्रिया भी नहीं है, यह भी सिद्ध करना नहीं चाह रहे थे। अब अगर हम बात करें कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात करते, बिल्कुल, जो कोहलर थे वे अधिगम के बारे में अपने प्रयोगों से यह सिद्ध करना चाहते, समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण करना चाह रहे थे। कोहलर अपने प्रयोगों से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि सीखने का सिद्धांत भी दिया। उनके अनुसार अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका आंसर ये ठीक हो जाता है, बिल्कुल। तो ये आंसर इसका सही हो जाता है, ठीक है, ये आंसर सही हो जाता है। ओके, तो इसका हो जाता है ये आंसर सही। ओके, अगला प्रश्न आता है, पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली को प्रतिपादित किसने किया था? पाठ योजना की जो पाठ योजना है उसकी पंचपदीय प्रणाली को प्रतिपादित किसने किया था? बताइए, कमेंट बॉक्स में जा कर के बताइए कि पांचपदीय प्रणाली को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक हैं हम बताते हैं, ये हर्बर्ट मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था और इन्होंने प्रतिपादित की थी पंचपदीय प्रणाली। इनके अनुसार इन्होंने प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट ने पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली को प्रतिपादित किया था। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि द्वारा शिक्षण क्रमबद्ध होता है। इससे शिक्षण की बोधगम्यता पर बल दिया जाता है। इसमें पदों द्वारा पाठ के शिक्षण का विधान किया गया है। अच्छा, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? अब ग्रंथियों के आधार पर इन्होंने पूछा है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सीधा सीधा इसका उत्तर हो जाता है कैनन ने किया था। किसने किया था? कैनन ने जो ये कैनन है ना मनोवैज्ञानिक, इन्होंने तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? कैनन ने की थी, कैनन ने, ठीक है। ओके, अब अगला प्रश्न आ जाता है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह किस वैज्ञानिक ने कहा था? यह किस वैज्ञानिक ने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। यह कहा था क्रो एंड क्रो ने कि जो सृजनात्मकता है वो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कहा था क्रो एंड क्रो ने। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है।
B.F. स्किनर एक मनोवैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि जो बच्चों में विकास है वो बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है B.F. स्किनर के अनुसार। तो इसमें हम बात करेंगे अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात अक्षमताओं के फलस्वरूप, या व्याकरण व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें जो अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप बच्चों में भाषा का विकास होता है, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने से बड़े जो होते हैं उन अपने आयु से बड़े जो बच्चे होते हैं उनके साथ में वह वार्तालाप नहीं करता है, और मतलब उनसे जैसी वे वार्ता करते हैं, हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में बात करेगा। नॉर्मली हमारे देश में जैसे सपोज कीजिए कोई बच्चा भारत में पैदा हुआ और वह उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, तो जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसका समाज है, वो अगर हिंदी में बोलता होगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसे हिंदी आती चली जाएगी और वो अनुकरण के माध्यम से उसे सीखता चला जाएगा। अब अगला जो प्रश्न आ जाता है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किस वैज्ञानिक ने किया। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत करने वाले वैज्ञानिक का नाम है मैकडूगल। क्या नाम है? मैकडूगल। इसने किया है आपके मैकडूगल जी ने इसका उत्तर हो जाता है मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है मैकडूगल्स ने। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का विकेंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है किसका है? यह कथन हो जाता है डम्बेल का। किसका हो जाता है? डम्बेल का कथन हो जाता है ये कथन। तो इसका आंसर हो जाता है डी, डम्बेल। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? किससे? सुजनन शास्त्र के पिता के साथ जुड़ा हुआ है। किसका जुड़ा हुआ है? गाल्टन का। किसका जुड़ा हुआ है? गाल्टन का। तो इसका आंसर हो जाता है सी, गाल्टन। अगला प्रश्न आता है 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? किसके लिए? 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें है आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, या चित्रांकन परीक्षण। तो इसका सीधा जवाब हो जाता है जो डॉक्टर एस जलोटा है, इन्होंने एक परीक्षण किया था और उसका प्रतिपादन 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में किया था। और इनका जो यह परीक्षण था, इसका प्रतिपादित का विषय जो था वो था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण के ऊपर इनका ये जो परीक्षण था वो था ये इस पर। तो इसका सीधा आंसर हो जाता है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण पर इनका ये परीक्षण जो था इसका प्रतिपादन इन्होंने किया था। अगला प्रश्न आता है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अगर हम बुद्धि के द्विकारक
सिद्धांत के बारे में बात करें तो स्पीयरमैन, किसने किया था ये? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाता है? स्पीयरमैन हो जाता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना में मूल रूप से दो कारण निहित होते हैं। एक तो होता है, इसमें इन्होंने द्विकारक सिद्धांत में दो कारक दिए थे। पहला जो कारक दिया था वो था सामान्य कारक, सामान्य कारक, और दूसरा जो कारक दिया था इन्होंने, दूसरा कारक दिया था विशिष्ट कारक। कौन सा दिया था? विशिष्ट कारक। ओके, तो सीधे सीधे तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर स्पीयरमैन हो जाता है। अब अगर हम बात करेंगे अगले की कि पूर्व अनुभवों के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है। जो पूर्व अनुभव है, जैसे किसी के साथ में मान लीजिए कोई दूध से जल गया और वो दूध गर्म करने वाले किसी व्यक्ति को बताए कि भाई मैं तो इससे जल गया था, इसे आराम से गर्म करो, और क्या नाम है ये, उसकी क्या है, ये जो पूर्व के अनुभव जो है वो अपनी पूर्व के अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ जो वो बता रहा है वो क्या है, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बताइए आप कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। तो इसका उत्तर हो जाता है, ये होता है स्मृति। क्या होता है ये? स्मृति। स्मृति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्मृति कहलाएगा। यानी कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना, प्रत्यक्षीकरण। क्या कहलाता है ये? प्रत्यक्षीकरण। स्मृति, स्मृति नहीं भाई, इसका उत्तर हो जाता है, स्मृति कहलाएगा? नहीं, स्मृति नहीं कहलाएगा, ये होगा प्रत्यक्षीकरण। क्या हो जाता है ये? प्रत्यक्षीकरण। कल्पना नहीं, कल्पना तो कर ही नहीं रहा है वो, स्मृति भी नहीं कर रहा है, चिंतन भी नहीं कर रहा है, वो सीधा सीधा प्रत्यक्षीकरण कर रहा है। यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान का ऐसी प्रक्रिया, प्रत्यक्ष ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को आसानी से व्याख्या कर सकते हैं, उन्हें आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे कि वस्तु और उससे संबंधित जानकारी के बारे में हम जागरूक हो सके। जैसे वो दूध से अगर जल रहा था तो उसके बारे में उसे बता रहा था, उसका प्रत्यक्षीकरण दे रहा था, अपने पूर्व के अनुभव के आधार पर संवेदनाओं को बता रहा था। अगला प्रश्न आ जाता है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या कह रहा है कि सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन क्या है? थॉर्नडाइक ने। किसने किया है? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने में प्रयास और मूल भूल का सिद्धांत सहचर्यवाद, डार्विनवाद तथा वैज्ञानिक विधियों का मिश्रण है। प्रयास तथा भूल के लिए थॉर्नडाइक ने पहले चयन और संयोजी पदों का प्रयोग किया था। अच्छा, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। औसत बुद्धि के बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा? औसत बुद्धि के बालकों का क्या होगा? औसत बुद्धि के बालकों का, तो औसत बुद्धि के बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो होगा आपका औसत बुद्धि लब्धि बालक। अब पहला दे रखा है 90 से 109, तो ये कौन सा है? यही है औसत बुद्धि लब्धि बालकों। औसत जो जिसमें बुद्धि होती है उसका होता है 90 से 109 के बीच में, और ये 80 से 89 के बीच में दे रखा है। जो ये 80 से 89 वाला जो है ये होता है निम्न औसत बुद्धि। जो निम्न औसत बुद्धि होगी उसमें वो निम्न औसत बुद्धि का जो बालक होगा उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 80 से 89। और जो 70 से 79, 70 से 79 दे रखा है वो बुद्धि लब्धि होगी सीमांत। क्या होगी? सीमांत। सीमांत बुद्धि लब्धि जिसकी होगी वो उसकी होगी 70 टू 79। और ये जो 110 से 114 दे रखा है, 110 से 114 जो होता है ये होता है उच्च बुद्धि वालों के लिए। तो इसका जो औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना हो जाता है? 90 से 109।
तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक थे? निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? इसमें पूछ रखा है कि इसमें इस प्रश्न में पूछता है, जो क्वेश्चनर है वो प्रश्न में पूछता है कि क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। कौन थे प्रतिपादक? ये थे आपके कैटल। क्या थे? कैटल। ये वैज्ञानिक एक थे कैटल, जो इसके प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न आता है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रश्न आता है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो इसमें क्या हो जाता है, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन। बताइए आप कमेंट बॉक्स में किसने किया? ये किया है स्किनर ने। किसने किया है? स्किनर ने। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। किसने किया था? स्किनर ने किया। अगला प्रश्न आ जाता है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट है वो किसका घटक है? इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण प्रशासन का? नहीं। आपका परीक्षण वैधता का? नहीं। परीक्षणांकन का? नहीं। यह जो क्या नाम है, ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट परीक्षण जो है, ब्लूप्रिंट जो है वो है परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक। किसका है? परीक्षण निर्माण का है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है कि ब्लूप्रिंट परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट किसी प्रश्न पत्र के निर्माण से पहले पूर्व प्रश्नों के अंक निर्धारण का तैयार किए जाने वाला एक खाका होता है, जिसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न की बात करें तो विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था। विकास की पूर्व, प्रश्न में पूछा गया है कि विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था किसने दी? बताइए किसने दी? विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सीधी सीधी बात हो जाती है, जिसमें विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में अगर कोई कहीं पूछ ले तो किसने दी थी? पियाजे ने दी थी। किसने दी थी? पियाजे ने दी थी। जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए 4 अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पहली कितनी अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था? 4 अवस्थाओं का। कितनी? 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था, जिसमें संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी पेशीय अवस्था में 0 से 2 वर्ष के बच्चों को लिया गया है, जिसमें वह संवेदनाएं जो वो पेशियों के माध्यम से ही संवेदनाएं सीखता है। जैसे उसका विकास सबसे पहले बच्चा अपनी हाथ चलाना, फिर आगे बढ़ाना, इस तरीके से सीखता है धीरे धीरे करके, वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है, जो कि आपके प्रश्न में भी पूछा गया है। यह 2 से 7 साल की अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर की जो अवस्था है उसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आ जाता है MMPI। क्या आ जाता है? प्रश्न आता है MMPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? MMPI का प्रयोग
निम्न में से किसके परीक्षण MMPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग है वो व्यक्तित्व के, किसके? व्यक्तित्व के मापन के लिए MMPI का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए MMPI का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम यानी पढ़ना, पढ़ने में सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक होगा बताइए? पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आवश्यक क्या है? पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है परिपक्वता? नहीं, परिपक्वता की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई परिपक्व नहीं हुआ है तब भी वह अच्छा पढ़ सकता है। रुचि? रुचि नहीं, आपकी रुचि हो भी और अधिगम करता अगर सही नहीं है तो अधिगम नहीं भी हो पाएगा। निर्देशन? नहीं, निर्देशन चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर कोई आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है तो अधिगम अच्छा नहीं होगा। हाँ, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा जो होता है अधिगम हेतु सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। अभिप्रेरणा क्या होता है? अभिप्रेरणा की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शैशव काल का समय क्या है? शैशव काल का समय, तो शैशव काल का समय अगर हम देखें तो शैशव काल का समय शैशव काल का जो समय है वो अगर हम बात कर रहे हैं तो वह होगा जन्म से 2 वर्ष तक का। कौन सा समय होगा? जन्म से 2 वर्ष तक का समय जो होता है इसे शैशव काल का समय कहा जाता है। इसमें इसमें शैशव काल का समय जैसे जन्म से 2 वर्ष तक होता है। फिर अगर हम ये जो इसमें दिया हुआ है कि पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है 7 से 11 वर्ष, और किशोरावस्था जो कि तूफानों की अवस्था भी कही जाती है वो 12 से 18 वर्ष। तो अगला प्रश्न आता है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर जो कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से। कोहलर जो वैज्ञानिक है उन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? अधिगम का। व्यक्तित्व के सिद्धांत नहीं दिया, विकास का सिद्धांत नहीं दिया, अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं दिया। कोहलर ने अधिगम का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? अधिगम का सिद्धांत। अब प्रश्न आता है कि मैकगल नहीं है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, इसे मैकडूगल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? मैकडूगल। मैकडूगल के अनुसार क्या है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। 14 कितनी है? 14 है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है 14। तो इसका सही उत्तर हो जाता है 14। अगला प्रश्न आ जाता है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? समस्या
समाधान के लिए अगर बच्चे को मानसिक उद्वेलन देंगे कि भाई आपको क्या नाम है, मानसिक रूप से उसे कहेंगे कि सोचो, किसी भी समस्या का अगर समाधान करना होगा तो मानसिक रूप से उद्वेलित होना पड़ेगा किसी भी व्यक्ति को, जब ही उसका समाधान किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न आ जाता है आपका, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? कुत्ता किसके में था? पावलाव का कुत्ता। पावलाव ने प्रतिपादित किया था ना, पावलाव ने भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पे करीब प्रयोग किया था? भूखे कुत्ते पे। पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। किसका? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न आ जाता है आपका 30वां और लास्ट प्रश्न आ जाता है, मौलिकता, नम्यता और प्रवाह निम्न में से किसके घटक है? मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह किस निम्न में से किसके घटक है? बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका कि मौलिकता, नम्यता और प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? ये घटक हैं सृजनात्मकता के। सृजनात्मकता वह घटना है जिससे कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में परिवर्तित किए जाते हैं। सृजनात्मकता एक संज्ञानात्मक क्षमता है जो एक नए परिप्रेक्ष्य की पेशकश करके कुछ मूल विचारों से उत्पन्न करती है। यह अब सारी सोच से संबंधित है जो एक से अधिक दृष्टिकोण द्वारा समस्याओं को हल करने के तरीकों को संदर्भित करती है। गिलफोर्ड 1986 ने सृजनात्मकता सोच को अपसारी सोच के रूप में माना, जिसमें प्रवाह, नम्यता, मौलिकता और विस्तार जैसे तत्व शामिल होते हैं। तो दोस्तों बस यही कुछ प्रश्न थे जो यूपी टेट 2022 के पेपर में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से पूछे गए थे, जिन्हें मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए और आप हमारी क्लास को रेगुलरली ले पाएँ। मेरा यह विज़न है कि मैं पिछले वर्षों में पूछे गए यूपी टेट में हर विषय के प्रश्नों को आपको वीडियो के माध्यम से इसी प्रकार उचित माध्यम से समझा सकूं, क्योंकि यूपी टेट में जो प्रश्न हैं वो रिपीट करते हैं। हर साल कोई ना कोई प्रश्न रिपीट करते हैं। अगर हम समूचे पेपर की बात करें तो समूचा पेपर का लगभग 70 से 80% रिपीट होता है प्रश्न पत्र यूपी टेट का। और नए शिक्षा सेवा आयोग के बाद में यूपी टेट की वरीयता शायद और बढ़ गई है, क्योंकि अब मात्र 90 नंबर लाना इस यूपी टेट में आपकी वरीयता ना हो, क्योंकि ऐसी मान्यता कही जा रही है कि यूपी टेट के नंबर का 1/4% भी अब यूपी टेट का तकरीबन 1/4 आपकी जो मेन मेरिट है सुपर टेट की उसमें जुड़ेगा। तो आप सभी लोग अपनी शुभम देशावर चैनल को विजिट करें और यहाँ पर अपने दोस्तों को भी बताएं। और यह मेरा पहला वीडियो था, अगर कुछ मिस्टेक हो चुकी गई हो तो उसके लिए क्षमा याचक हूँ। धन्यवाद।